किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाइयों तक हम पहुंचाते हैं, ताकि हमारे किसान भाई इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें। किसान भाई आगे बढ़ेंगे, सशक्त बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमारा भारत भी आगे बढ़ सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने सबसे पहले और महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। किसान भाई फसलों में उर्वरकों का सही तरीके से संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। इसी क्षेत्र में यूरिया के उपयोग की अगर हम बात करें तो कई बार जानकारी के अभाव में किसान भाई असंतुलित मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया का सही उपयोग किस मात्रा में करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। जानकारी दे रहे हैं इस बारे में सुरेश कुमार चौधरी, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक। उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी ये देखा गया, जब से भारतवर्ष में उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो समय के साथ चलते किसान भाइयों की ये एक टेंडेंसी हुई कि वो उर्वरकों में यूरिया का इस्तेमाल अधिक करने लगे। उसकी तुलना में फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग बहुत कम हुआ। ये पहले तो थोड़ा यूरिया बढ़ता गया और फास्फोरस पोटेशियम कम होते गए। अब चूंकि फास्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स की कीमतें बहुत अधिक है, यूरिया बहुत अधिक सस्ता है, इस कारण किसान भाइयों में ये टेंडेंसी हो गई है कि वो अधिक से अधिक यूरिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल करने से जो संतुलन होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बीच में, वो संतुलन गड़बड़ा गया। ये स्वाभाविक रूप से 4:2:1 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये अनुपात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर के नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत अधिक हो गया। उसके कारण मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमियां आ गई। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी भी कमियां आ गई है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर जो उपयोगी जीवाणु और जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या में भी भारी कमी आ गई। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, बल्कि वो घट घट करके पूरे राष्ट्र के तौर पर अगर देखें, हम भारतवर्ष की औसत अगर फिगर निकालें तो 0.3% से भी कम आ गई है। ये चिंता का विषय है। उर्वरकों के इस्तेमाल से क्रॉप्स की उपज तो बढ़ती है, फसलों की उपज तो बढ़ती है, लेकिन जो बढ़ोतरी है वो भी एक निर्धारित सीमा तक ही हो सकती है, उससे अधिक बढ़ोतरी भी नहीं होती। दूसरा, जो उर्वरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन उर्वरकों की उपयोग दक्षता बड़ी कम होती है। नाइट्रोजन की 40% होती है, फास्फोरस की 20% ही होती है, पोटेशियम की 60-65-70% तक जाती है। कभी कभी बहुत अच्छी तरह से पोटेशियम यूज़ कर लिया जाए तो 80% तक भी जाती है। लेकिन ऐसा करने से मिट्टी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होती है। मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला जो काम हम कर सकते हैं कि समेकित उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो हमारे रासायनिक उर्वरक या मिनरल फर्टिलाइजर्स, उसके साथ में हम गोबर की खाद ज़रूर मिलाना चाहिए। हरित खाद जो बनती है, ढेंचा वगैरह, इन हरित खादों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भारत सरकार की ओर से गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत FOM, LFOM, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इस तरह के जो चीज़ें हैं, जो कार्बन एनहांसर है, जो उर्वरक नहीं है, कार्बन एनहांसर है, इसका इस्तेमाल करने से भी कुछ मात्रा में, पर्याप्त हो या अपर्याप्त, लेकिन कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन की सप्लाई खेतों में होती है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इस प्रकार उर्वरकों
के लगातार इस्तेमाल करने से होने वाले मिट्टी में होने वाले ह्रास या हानियाँ उनसे बचा जा सकता है और संतुलित उपयोग ही भविष्य का मूल मंत्र है, जिसके कारण हमारी मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आसाम में एक सभा की थी, वहाँ से उन्होंने किसान भाइयों से अपील की थी कि यूरिया का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से न करें, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही यूरिया का इस्तेमाल करें, साथ में फास्फोरस पोटेशियम को भी डालें। मूल मंत्र है कि मिट्टी में जितने ऑर्गेनिक पदार्थ जा सकते हैं, वो चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वो खेत में कूड़ा कचरा जो पड़ा रहता है उससे बना हुआ कंपोस्ट हो, चाहे वो हरित खाद हो, ग्रीन मैन्योर जिसको कहते हैं, और चाहे वो आपकी बायो फर्टिलाइज़र या जैविक खाद हो, इन सारे जो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, इनका भी समेकित इस्तेमाल करना पड़ेगा। अकेले यूरिया पर निर्भर रहेंगे तो बहुत जल्दी ही हम अपनी धरा को और अपनी धरोहर को खो देंगे। आज कृषि के क्षेत्र में तकनीकी की सहायता के जरिए बहुत सारे काम बहुत आसानी से और सटीकता से किया जा रहा है और हमारे किसान भी तकनीकों की तरफ बहुत तेजी से रुझान कर रहे हैं। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। दर्शकों, ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे काम बहुत कम समय में और सटीकता से आप कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में बढ़ते हुए ड्रोन की उपयोगिता को लेकर क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान के इस सेगमेंट में। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे अपने दो महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, सरकार से इसमें कैसे आपको मदद मिलती है और क्या कुछ इसमें खास रहता है, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे
पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया।
फार्मिंग इंडिया के इस सेगमेंट में आपको बताएंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिससे खेती किसानी के दशा को और बेहतर किया जा सकता है। और बात अगर जल संरक्षण की करें तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन्हीं दोनों विषयों से जुड़ी हुई एक योजना है जिसका नाम है कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर किसान तक जल पहुँचे और सिंचाई की जो बेहतर व्यवस्थाएँ हैं उसमें नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं उसको भी किसानों तक पहुँचाने की सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आप कैसे वर्षा के जल को संरक्षण कर सकते हैं इसमें भी इस योजना के बारे में जिक्र है। कुल मिलाकर क्या कुछ खास है इस योजना के अंदर, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव, सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि कृषि दर्शन की ये जानकारियाँ अन्य किसानों तक पहुँचे तो आप DD किसान के YouTube चैनल का इस्तेमाल ज़रूर तरीके से करें। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं और अन्य किसानों तक इन जानकारियों का विस्तार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।